फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी बुक अंतराल का लास्ट चैप्टर 4 अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में के एक्स्ट्रा अति लघु क्वेश्चन आंसर्स, और साथ ही हम तीनों चैप्टर्स के चैप्टर 2, 3 और 4 के MCQs क्वेश्चन मिक्स एक ही वीडियो में लेके आए हैं। तो हम इनको आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रभाष जोशी जी द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। इसमें अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में लेखक ने पर्यावरण प्रदूषित होने का और औद्योगिक सभ्यता का, नई औद्योगिक सभ्यता का, पुरानी का उजड़ जाना और नई का स्थापित होना, इसके विषय में खुलकर इस पार्ट में बताया है कि किस तरह हमारे चारों तरफ प्रदूषण फैलता ही जा रहा है और बीमारियां अपना घर बसाई जा रही है। तो अब देखते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर में लेखक क्या बताता है। प्रश्न नंबर 1, मालवा क्या है? मालवा एक प्रदेश का नाम है जिसका वर्णन लेखक ने पाठ में किया है। प्रश्न नंबर 2, लेखक औद्योगिक सभ्यता को क्या कहते हैं? लेखक औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की सभ्यता कहते हैं। नंबर 3, भारत में उजाड़ सभ्यता किसके कारण आई? लेखक बताते हैं कि भारत की उजाड़ औद्योगिक सभ्यता यूरोप और अमेरिका के कारण आई। भाई लेखक जो है वो यह बता रहे हैं कि यूरोप और जो अमेरिका है वो खाओ उजाड़ू सभ्यता से जीवन यापन करते हैं। वो इस सभ्यता को बंद करने के बिल्कुल खिलाफ है। वो इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि इनकी वजह से प्रदूषण नहीं फैल रहा है। तो लेखक ने यह बात बताई है कि भारत की उजाड़, भाई भारत को उजाड़ने में औद्योगिक सभ्यताएं जो आई हैं वो यूरोप और अमेरिका के कारण आई है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका और यूरोप में। उन्हीं से ही, अमेरिका और यूरोप से ही यह सभ्यता भारत में आई है। बिना चीनी के चाय कौन पिलाता है? भाई इस चैप्टर में एक बताया गया था कि स्टेशन पर बिना चीनी की चाय पिलाता है। कौन पिलाता है? उसका नाम क्या है? बिना चीनी के चाय नगर स्टेशन पर मीणा जी पिलाते थे। भाई उसका नाम क्या था? मीणा जी नगर स्टेशन पर बिना चीनी के चाय पिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने अपना मालवा अध्याय में क्या वर्णन किया है? लेखक ने अपना मालवा अध्याय में मालवा के लोगों को सामान्य जीवन, वहाँ की प्राकृतिक घटनाओं और उनका जनजीवन पर प्रभाव, मौसम, नदियाँ आदि का वर्णन किया है। लेखक ने मालवा की संस्कृति का वर्णन भी अपना मालवा अध्याय में किया है। भाई लेखक ने मालवा के ऊपर एक अध्याय लिखा। मालवा एक शहर का नाम है जो एमपी के अंडर एमपी आता है। तो इसमें लेखक ने उस मालवा में पहाड़ों पे पठार से कई नदियां बहती थी और वो नदियां पानी से लबालब रहती थी और उसमें उसका प्राकृतिक सौंदर्य, जब वो बहती थी पहाड़ों पे से गिरती थी, इतनी सुंदर लगती थी। वह प्राकृतिक घटनाओं का वो प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता था। वहाँ का मौसम, नदियाँ सब अलग अलग अपनी प्रवाह में चलती थी। लेखक ने मालवा की संस्कृति का वर्णन, भाई वहाँ की संस्कृति भी हर एक त्योहार को, हर एक चीज़ को वो पूरे नियम से और सिस्टम से बनाते थे। भी अब मालवा के अध्याय में हर चीज़ को वर्णन किया है लेखक ने। कुछ राजाओं के नाम लिखो जिन्होंने जल संरक्षण में अपना योगदान दिया। भाई इसमें पूछा गया है कि पहले के, भाई आज के इंजीनियर ही नहीं जल को संरक्षण करने के साधन बनाते, बल्कि पहले जो राजा हुए हैं उन्होंने भी जल संरक्षण का कुछ साधन बना रखा था। तो उनमें कौन कौन से राजा है उनके विषय में बताना है। राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज ने जल संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जिससे मुश्किल समय में पानी की आपूर्ति हो सके। इन्होंने जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दिया। ये राजा विक्रमादित्य हैं। जो राजा भोज, राजा मुंज ने, जो विक्रमादित्य के साथ साथ राजा हुए, उन्होंने जल संरक्षण के लिए, भाई मुसीबत के टाइम जब अकाल आए, बाढ़ कुछ भी आ जाए,
तो हमें पानी की समस्या उत्पन्न ना हो, और तब उन्होंने वहाँ पर जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका योगदान की। किस तरह उन्होंने की? उन्होंने वहाँ पर तालाब बना के, भाई तालाब बनाकर, कुएं बनाकर उसमें पानी को स्टोर करना, बारिश के पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया, भाई पानी के को बहने से रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरैन किसे कहते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में भोजन कमल पत्रों पर परोसा जाता है। इन्हीं कमल पत्रों को पुरैन कहता है। प्राचीन समय भी खाना पत्रों पर ही परोसा जाता था। आज भी बहुत ही सी जगहों पर ऐसा होता है। भाई तालाबों में कमल के फूल खिलते हैं, कमल के फूल के पत्तों को पुरैन कहते हैं। तो वो हिंदू धर्म में पुरैन के पत्तों, कमल के पत्तों पर भोजन परोसा जाता है, तो उन्हें पुरैन कहा जाता है। प्राचीन समय में खाना इन्हीं पे ही परोसा जाता था, पर आजकल तो हम थाली बर्तनों में खाते हैं, पर पहले के समय में उन्हीं पत्तों पर खाना परोसा जाता था। भारत की नदियाँ गंदी क्यों हैं? भाई भारत की नदियाँ गंदी क्यों हो गई है? अब पहले तो वो पवित्र होती थी, साफ सुथरा पानी होता था, अब गंदा क्यों हो गया है? भारत की नदियाँ खास तौर पर भारत लोगों को के अंधविश्वास के कारण गंदी है। भाई भारत की नदियाँ किस लिए गंदी हो गई है? भारतीय लोगों के अंधविश्वास के कारण, क्योंकि लोग पूजा की सामग्री को नदी में बहा देते हैं। भाई कहते हैं ना, पूजा की सामग्री को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, पूजा पाठ का सामान बहती नदी में बहा दो, तो हमें नहीं बहाना चाहिए, इससे नदियाँ गंदी होती है। शव को भी वे नदियों में बहा देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपने देश को साफ करना अपना कर्तव्य नहीं समझते, वे कूड़ा, प्लास्टिक की वस्तुएं भी नदियों में बहा देते हैं। इन सभी कारणों के कारण भारत की नदियाँ गंदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ रहा है? आंसर, वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव पड़ता है। इस गैस की अधिकता के कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, जो जनजीवन को अधिक प्रभावित करती है। यह वायुमंडल के संतुलन को बिगाड़ देती है। भाई वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव पड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस गैस की अधिकता के कारण धरती का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है। भाई जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सब चीजें घटित होती है, जो जनजीवन को अधिक प्रभावित करती है। यह वायुमंडल के संतुलन को बिगाड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बनते बांध को देखकर लेखक को क्या ख्याल आता है? भाई ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर बांध बन रहा है ओंकारेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग के पास, तो उसको देखकर लेखक के मन में क्या ख्याल आता है? ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बनते बांध को देखकर लेखक को नर्मदा नदी पर बन रहे बांध को देखकर ख्याल आता है, यह बांध सीमेंट और क्रिकेट से बन रहा है। भाई सीमेंट और रेत, क्रिकेट, कंकड़ से बन रहा है। वह अधिक ऊंचा है, बहुत ऊंचा बांध है वो, नदी के से तो बहुत ऊंचा बनेगा, और इसलिए किसी राक्षस के समान लग रहा है। भाई नदी के ऊपर बांध बन रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि कोई राक्षस वहां पर खड़ा है, जो नर्मदा नदी की गति में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। भाई उसकी गति को रोक रहा है। भाई हम अगर बांध बनाएंगे तो उसके नदी के बहाव को उसके लहरों के स्टॉप का एक वो भी बना देंगे कि इससे ऊपर लहरें जानी नहीं चाहिए। तो ऐसे लगता है जैसे भाई नर्मदा नदी की गति में अवरोध उत्पन्न कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के गर्म होने का क्या कारण है? वातावरण के अधिक गर्म होने का कारण लेखक ने कार्बन डाइऑक्साइड, वनों की कटाई, हानिकारक अन्य गैसों का उत्सर्जन, उद्योगों का हानिकारक धुओं का आदि कारण माने हैं। भाई वातावरण के अधिक गर्म होने का कारण लेखक ने कार्बन डाइऑक्साइड, वनों की कटाई, हानिकारक अन्य गैसों को, भाई हम जब पेड़ों को काट देंगे, वनों को खत्म कर देंगे, तो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा ही। उद्योगों का हानिकारक जो धुआं है, चिमनियों का धुआं है, ये सब पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा दे रहा है गर्म होने का, जिससे वातावरण गर्म हो रहा है, जिसके कारण वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है।
यह प्राकृतिक घटनाओं का कारण बनता है जिसका सीधा सीधा प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। भाई जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है। भाई इसका एग्जाम्पल देखो, आप अपने घरों में ही देखो। हम अपने घरों के बाहर एसी लगाते हैं, कमरे के बाहर एसी में से गरम गरम हवा बाहर निकलती है, यानी बाहर की ठंडी हवा को भी वो गर्म कर देती है। आसपास के एसी के आसपास के एरिया कम से कम 2-2 फुट 3-3 फुट के एरिया को वो गर्म रखती है। भाई वहाँ पर अगर कोई खड़ा होएगा गर्मी में तो वो गर्मी उसको बहुत लगेगी, और वो जो गैस एसी फेंक रहा है वो नुकसानदायक भी होगी। तो इसी कारण से ये भी इसी तरह है भाई, उद्योगों को धुआं, हानिकारक धुआं, ये हमारे वातावरण को गर्म कर रहा है, जिसके कारण वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है, और यह प्राकृतिक घटनाओं का कारण बनता है जिसका सीधा सीधा प्रभाव जनजीवन पर ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप और अमेरिका की उद्योगों की सभ्यता में क्या योगदान है? यूरोप और अमेरिका की उद्योग की सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। भाई यूरोप और अमेरिका ही उद्योगों के मामले में सबसे आगे है और सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है उसके, क्योंकि उद्योग की स्थापना सबसे पहले इन्हीं दोनों देशों में हुई थी। यूरोप और अमेरिका में ही उद्योगों की सभ्यता के उद्योगों की स्थापना हुई थी, सबसे पहले इन्हीं दो देशों में हुई थी। इन्होंने उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा दिया। भाई नए नए उद्योगों को इन्होंने शुरुआत की, उन्होंने इस सभ्यता को पूरी तरह से अपना लिया था। ये दोनों देश अपनी इस सभ्यता के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। भाई ये अमेरिका भी नहीं और ना यूरोप, उन्हें पता था, क्योंकि उद्योगों की स्थापना सबसे पहले जब अमेरिका और यूरोप में हुई थी, उन्हें पता था कि हम उस अपने उद्योग, उनकी तरक्की दिन ब दिन होती जा रही है। अमेरिका और यूरोप कितने संपन्न देश माने जाते हैं, तो वो इन उद्योगों को बंद नहीं कर सकते थे, और इस सभ्यता में कोई बंद करने में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया और कोई भी समझौता नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार वातावरण के गर्म होने के प्रभावों को लिखो। लेखक के अनुसार वातावरण के गर्म होने के अनेक प्रभाव है। भाई लेखक के अनुसार वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, उसके कई प्रभाव है। मौसम चक्र में बदलाव होना, मालवा जैसे प्रदेश में बारिश का कम होना। भाई मालवा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर किसी भी समय किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। वहाँ पर बारिश का कम होना, ग्लेशियर का बार बार पिघलना, ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ की जगह पानी का गिरना। भाई लद्दाख जैसे शहर में, लद्दाख में हमेशा बर्फ़ गिरती थी, बारिश नहीं होती थी, तो वहाँ पे भी बर्फ़ की जगह पानी का गिरना आदि लेखक के अनुसार वातावरण के गर्म होने के प्रभाव हैं। ये सभी कारक सामान्य जनजीवन को अधिक प्रभावित करते हैं। भाई यही सभी चीज़ें जो है वो सामान्य जीवन को प्रभावित कर रही है, उनकी जीवन शैली में भी बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने नवरात्रि की पहली सुबह का कैसे वर्णन किया है? लेखक ने नवरात्रि की पहली सुबह का वर्णन करते हुए कहा है कि नवरात्रि की सुबह थी, मालवा में घट स्थापना की तैयारी थी, गोबर से घर आंगन लीपने और रंगोली बनाने की तैयारी हो रही थी, लड़कियां और औरतों के सजने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आसमान से पानी गिरकर ही रहेगा। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं था कि नवरात्रों में पहले पानी गिरते नहीं देखा, लेकिन यह मानसून के आ जाने का समय था और अब लग रहा था कि अब की बार तो यह जमे रहने की धौंस दे रहा है। भाई इसमें बताया गया कि जो नवरात्रि की पहली सुबह थी उसमें वो घट स्थापना की तैयारी चल रही थी, गोबर से घर आंगन को लीप रहे थे और रंगोली बनाने की तैयारी थी, लड़कियां औरतें सजने कर अपने नवरात्रि की तैयारी कर रही थी। पर उस समय आसमान में बादल, काली घटा, काले भूरे बादल छाए हुए थे और जोर जोर से घुर घुर करके घुर्रा रहे थे, गरज रहे थे। लेखक को ऐसा लगता था कि नवरात्रि में पानी, भाई बारिश एकदम ही पानी बरसेगा। ऐसा नहीं है कि नवरात्रों में पहले पानी नहीं बरसा, पर यह मानसून को के जाने का समय था। भाई मानसून के जाने का समय था, पर ऐसा लग रहा था अब की बार तो ये जमे रहने की धौंस दे रहा हो। भाई मानसून कवार का महीना ऐसे लग रहा था जैसे मैं तो जमे रहने की धौंस दे रहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनजीवन पर बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, जनजीवन पर बारिश के निम्न बुरे प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, अधिक बारिश होने के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है। भाई बारिश ज़्यादा होएगी तो फसलें खराब हो जाएगी। बाढ़ आ जाती है, अधिक बारिश होने के कारण बाढ़ आने का डर होता है। बारिश होने के कारण लोगों को अपने आबाद का भी खतरा रहता है। बारिश के कारण सभी जगह पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों के आने जाने में परेशानी होती है। कई बार लोगों के घर भी उनसे छिन जाते हैं। इस प्रकार अनेक कारणों के द्वारा जनजीवन पर बारिश का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उन्हें नुकसान सहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती है? मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती है। मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती है। भाई पहले तो 45 mm तक बारिश होती थी, लेकिन अब वैसी बारिश नहीं होती है। लेखक ने ऐसे इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति में बहुत से बदलाव किए हैं, जिसका सारा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ा है। उद्योगों की हानिकारक गैसों का वायुमंडल में मिलने के कारण भी मौसम प्रभावित होता है। भाई औद्योगिक जो उद्योग हुए हैं, सभ्यता, नई औद्योगिक सभ्यता हुई है, उसकी हानिकारक गैसों का वायुमंडल में मिलने के कारण मौसम में प्रभाव पड़ा है। ऐसी अनेक परिस्थिति है जिसके कारण वायुमंडल प्रभावित होता है। वे बहुत सारी परिस्थितियाँ जिसके कारण वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। और मालवा में बारिश पहले जितनी नहीं होती है। यदि सामने बारिश भी होती है तो लोगों को लगता है कि पहले से ज़्यादा बारिश हुई है। भाई अगर अब बारिश भी हो रही है तो लोगों को ऐसे लगता है कि ये तो पहले से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसलिए लेखक कहता है कि मालवा में पहले जैसी बारिश नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के आज के जो इंजीनियर है आजकल के, को भ्रमित क्यों मानते हैं? भाई वो क्यों भ्रम में रहते हैं? लेखक आज के इंजीनियरों को भ्रमित मानता है। भाई इंजीनियर जो है आजकल के, वो भ्रमित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें पानी संरक्षण की योजना पश्चिमी सभ्यता से प्राप्त हुई है। भाई वो इंजीनियर मानते हैं कि पश्चिम सभ्यता जो थी वो हमें पानी संरक्षण का ज्ञान देकर गई है। पानी के प्रबंध के बारे में पहले के लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। भाई पानी के प्रबंध, पानी को कैसे स्टोर किया जाए, पहले के लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा बहुत ही अच्छे से जानते थे कि पानी का संरक्षण किस प्रकार करना है। इसका ज्ञान उन्हें पश्चिम सभ्यता के पहले ही था। भाई राजा महाराजा जो हुए हैं, उन्हें पानी संरक्षण का ज्ञान पश्चिमी सभ्यता से पहले ही था, लेकिन इसके बारे में आज के इंजीनियर नहीं जानते हैं। इसलिए लेखक को उनको भ्रमित कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक आज के इंजीनियरों का भ्रम कैसे दूर करते हैं? भाई उनका, इंजीनियर जो आज के हैं, उनका भ्रम कैसे दूर करते हैं? जब आज के इंजीनियर ये कहते हैं कि जल प्रबंध के बारे में जानकारी उन्हें पश्चिमी सभ्यता से हुई है। भाई जब ये कहते हैं ना इंजीनियर कि हमें तो जल प्रबंध के बारे में, संरक्षण के बारे में पश्चिम सभ्यता से जानकारी मिली है, तो इसके पहले उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इससे पहले कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यह आज के इंजीनियर का भ्रम है। भाई आज के इंजीनियरों का भ्रम है ये। इसे दूर करते हुए लेखक पहले के ज़माने के राजाओं जैसे विक्रमादित्य, भोज, मूंज आदि का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इन सभी राजाओं ने जल संरक्षण की विधि को अपनाया था। भाई सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से भी पहले इन राजाओं ने जल संरक्षण की विधि को अपनाया था। उसके संरक्षण के लिए इन्होंने नदियाँ, झीलें, तालाबों आदि का निर्माण करवाया था। भाई जल संरक्षण के लिए, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि भाई जब हमें इसकी ज़रूरत हो, विपत्ति पड़े, सूखा पड़े, तो हमें पानी की किल्लत महसूस ना हो, हम इस स्टोर किए हुए पानी को यूज़ कर सके।
तो इन्होंने नदियाँ, झीलें, तालाबों आदि का निर्माण करवाया। इस प्रकार लेखक आज के इंजीनियर को का भ्रम दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजीवन पर बारिश का क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है? जनजीवन पर बारिश के अच्छे प्रभाव निम्नलिखित पड़ते हैं। नंबर 1, बारिश के कारण जिस फसल को अधिक पानी की ज़रूरत है उसकी उपजता अधिक होती है। भाई बारिश के कारण जिस फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे चावल की फसल को पानी की ज़रूरत होती है, तो उसकी उपजता अधिक होती है। सूखे स्थानों पर बारिश वहाँ के लोगों के लिए एक नया जीवन लेकर आती है। अगर राजस्थान में बारिश हो रही है तो वहाँ के लोगों के लिए एक नया जीवन है वो। आने वाले समय में सिंचाई के लिए पानी संरक्षित होता है, और आने वाले समय में सिंचाई करने के लिए, भाई जब बारिश का टाइम नहीं होगा, जब भी सिंचाई करनी पड़ेगी, तो तब सिंचाई करने के लिए पानी की जो ज़रूरत पड़ेगी वो पानी को, वर्षा के पानी को संरक्षित करते हैं, यानी स्टोर करके रखते हैं। बाढ़ के कारण नदियों से उपजाऊ मिट्टी बहकर खेतों में आ जाती है, जिसके कारण किसानों को लाभ होता है। भाई जब बाढ़ आती है ना, तो उपजाऊ मिट्टी बहकर पानी के साथ खेतों में आ जाती है, और जिसके कारण किसानों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश के कारण लोगों के पैसों की बचत होती है। भाई बारिश के कारण लोगों के पैसों की बचत होती है, और साथ ही साथ बिजली में भी, क्योंकि फसल में बारिश का पानी चला जाता है और उन्हें पानी मोटर से, ट्यूबवेल से पानी को निकालना नहीं पड़ता। इससे बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। इस प्रकार बारिश का पानी जनजीवन के लिए लाभदायक साबित होता है, जिससे उनको अधिक मदद मिलती है। तो इस प्रकार हमने इन अति लघु प्रश्न उत्तर में हमने देखा कि हमें पानी को किस तरह स्टोर करना चाहिए, ताकि हमारे मुसीबत के समय जब पानी नहीं आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो हम किस तरह अपने स्टोर किए हुए पानी को यूज़ कर सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को किस तरह प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, किस तरह हम वातावरण में फैल रही गैसें, हानिकारक गैसों को कम कर सकते हैं। हम चिमनियों को और धुओं को, गंदगी को, नदियों को, तालाबों को कैसे साफ कर सकते हैं। इस प्रकार लेखक ने अपने मालवा अध्याय में इन चीज़ों का वर्णन खुलकर करा है। अब हम इन तीनों चैप्टर के, अंतराल बुक के तीनों चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। अंतराल बुक में जो 3 चैप्टर हैं उनका हम इसमें एमसीक्यू में खुलकर वर्णन करेंगे। इस प्रकार हमने अभिव्यक्ति और अंतराल बुक के तीनों चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया। उसके एक्सप्लेनेशंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया, अच्छे से समझा और सुना। अब हम इनके एमसीक्यूज लेके आए हैं। हम इसी वीडियो में इन एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे। हम तीनों चैप्टर के इकट्ठे एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो पहले हम करेंगे चैप्टर अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में प्रभाष जोशी जी द्वारा लिखा, इस पार्ट को एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक प्रभाष जोशी इस यात्रा वृत्तांत में रेल द्वारा कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते हैं। भाई जो लेखक है प्रभाष जोशी जी, एक यात्रा के दौरान वो वहाँ पर मालवा पर पहुँचे थे। मालवा के सौंदर्य को, उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखा है। तो वो कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन ए भोपाल से छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी उज्जैन से इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर से इंदौर, ऑप्शन डी सतना से शिवपुरी। आंसर इज ऑप्शन बी उज्जैन से इंदौर। भाई वो उज्जैन से इंदौर जा रहे थे। इंदौर जाने तक बीच में मालवा पड़ता है। वो मालवा पर उतरकर अपना प्राकृतिक सौंदर्य, अपना बचपन जहाँ पर बिताया उन्होंने, उनकी यादों में उन्होंने इस कहानी को लिखा। और उस यादों को ताज़ा करने के लिए वो एक एक चीज़ को, एक एक पहाड़ को, भाई हर चीज़ पे वो चढ़ना उतरना और सहन करना चाहता था, पर अपनी उम्र को देखते हुए उन्होंने दूर से ही देखा। प्रश्न नंबर 2, लेखक प्रभाष जोशी ने किस स्टेशन पर मीणा से बिना चीनी की चाय पी। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा स्टेशन पर, ऑप्शन बी उज्जैन स्टेशन पर, ऑप्शन सी जबलपुर स्टेशन पर,
ऑप्शन डी नागदा स्टेशन पर। आंसर इज ऑप्शन डी नागदा स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को संघर्ष शुरू होते ही कौन सी नदी मिली? लेखक को संघर्ष शुरू होते ही कौन सी नदी मिली? ऑप्शन इज ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी शिप्रा, ऑप्शन डी ताप्ती। आंसर इज ऑप्शन सी शिप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सभ्यताओं का जन्म किसने दिया? लेखक के अनुसार सभ्यताओं का जन्म किसने दिया? ऑप्शन इज ऑप्शन ए योजनाओं ने, ऑप्शन बी बरसात ने, ऑप्शन सी नदियों ने, ऑप्शन डी वनस्पतियों ने। आंसर इज ऑप्शन सी नदियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिप्रा नदी ने उज्जैन में किसके चरण धोए? भाई शिप्रा नदी ने उज्जैन में किसके चरण धोए? ऑप्शन इज ऑप्शन ए वैद्यनाथ के, ऑप्शन बी जंबेश्वर के, ऑप्शन सी लंकेश्वर के, ऑप्शन डी महाकालेश्वर के। आंसर इज ऑप्शन डी महाकालेश्वर के। भाई शिप्रा नदी के पास महाकालेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, ओंकारेश्वर पर किस नदी पर सीमेंट का विशाल बांध बना हुआ है? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उस नदी पर, वहाँ पर कौन सी नदी बहती है भाई जिस पर सीमेंट का विशाल बांध बना हुआ है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए सरस्वती नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी केन नदी पर, ऑप्शन डी शिप्रा नदी पर। आंसर इज ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। भाई नर्मदा नदी पर के पास ओंकारेश्वर है, और नर्मदा नदी पर सीमेंट और क्रिकेट का विशाल बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी पर भाई नेमावर के पास नर्मदा कैसी दिखती है? नेमावर के पास से नर्मदा कैसी दिखती है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए चंचल और क्रोधी, ऑप्शन बी एकदम सूखी, ऑप्शन सी शांत गंभीर और पानी से लबालब, ऑप्शन डी मटमैली और छिछली। आंसर इज ऑप्शन सी शांत गंभीर और पानी से लबालब दिखती है नेमावर के पास से। भाई लेखक नेमावर के पास से नर्मदा नदी को देखता है तो वो एकदम शांत गंभीर और पानी से लबालब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा मैया के पास बैठने से कैसा आनंद मिलता है? भाई लेखक कहता है कि नर्मदा मैया के पास बैठने से कैसे आनंद की अनुभूति होती है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्वर्ग भोगने जैसा आनंद मिलता है, ऑप्शन बी पुष्प वाटिका में घूमने जैसा आनंद मिलता है, यानी हम उपवन में बाग बगीचों में घूम रहे हैं ऐसा हमें आनंद मिलता है, ऑप्शन सी ऐश्वर्य भोगना जैसा आनंद मिलता है, ऑप्शन डी माँ की गोद में बैठना जैसा आनंद मिलता है। आंसर इज ऑप्शन डी माँ की गोद में बैठने जैसा आनंद मिलता है। भाई नर्मदा को मैया कहा गया है, मैया के पास बैठना कैसा आनंद मिलेगा? जैसे हम अपनी माँ की गोद में बैठकर आनंद प्राप्त करते हैं वैसे हम नर्मदा मैया के पास बैठने से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा मैया कहाँ से निकलती है? नर्मदा मैया कहाँ से निकलती है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए केवड़ेश्वर से, ऑप्शन बी इटावा से, ऑप्शन सी निवाड़ से, ऑप्शन डी सिमरोल से। आंसर इज ऑप्शन ए केवड़ेश्वर से। केवड़ेश्वर से नर्मदा मैया निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने इंदौर के पास किन नदियों का पानी देखा? लेखक ने इंदौर के पास किन नदियों का पानी देखा? ऑप्शन इज ऑप्शन ए चंबल का, ऑप्शन बी खान व सरस्वती का, ऑप्शन सी शिप्रा का, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है।
आंसर इज ऑप्शन बी, खान व सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कितने इंच पानी फसलों के लिए पर्याप्त होता है? भाई बारिश का पानी हो या हम दे फसलों को पानी, तो कितने इंच पानी फसलों के लिए पर्याप्त होता है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए 50 इंच, ऑप्शन बी 100 इंच, ऑप्शन सी 15 इंच, ऑप्शन डी 75 इंच यानी 75 इंच। आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 15 इंच। 15 इंच पानी फसलों के लिए पर्याप्त होता है। इससे ज़्यादा पानी होगा तो फसलें गल जाएगी, बेकार हो जाएगी, और कम पानी होगी तो फसलें सूख जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेखक के अनुसार सूखे का समय सूख के से कैसे निकल सकता है? भाई लेखक के अनुसार जब सूखा पड़ता है तो वो समय जो है सूखे की जगह गीला कैसे निकल सकता है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए वर्षा के पानी का छूल उपयोग कर, ऑप्शन बी अन्न इकट्ठा कर, ऑप्शन सी नदी नाले व तालाबों को संभाल कर रखने से, ऑप्शन डी जमीन को उर्वर बना के। भाई हम इन चारों में से किस कारण से सूखे के समय में भी सूखे को नहीं झेलना पड़े, हमें हम आराम से पानी को यूज़ कर सके, तो हम इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करें कि हमें पानी मिलता ही रहे? आंसर इज ऑप्शन सी, नदी नाले व तालाबों को संभाल कर रखने से। भाई अगर हम नदी नालों और तालाबों को संभाल के रखेंगे, उनमें बारिश का पानी स्टोर करके रखेंगे, तभी जब सूखे का समय होगा तो हम उनमें से पानी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार कौन सी सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बनकर रह गई है? वे लेखक के अनुसार कौन सी सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बनकर रह गई है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी ऐतिहासिक सभ्यता, ऑप्शन सी भौगोलिक सभ्यता, ऑप्शन डी औद्योगिक सभ्यता। आंसर इज ऑप्शन डी औद्योगिक सभ्यता। भाई औद्योगिक सभ्यता जो है वो उजाड़ की अपसभ्यता बनकर रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेखक प्रभाष जोशी नई दुनिया की लाइब्रेरी से किनका उदाहरण प्रस्तुत करता है? भाई जो लेखक प्रभाष जोशी जी है वो नई दुनिया की लाइब्रेरी से, भाई लाइब्रेरी में किनका उदाहरण प्रस्तुत करता है? भाई उन दुनिया की लाइब्रेरी से किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए कमलेश सेन अशोक जोशी का, ऑप्शन बी विष्णु खरे का, ऑप्शन सी चंद्रकांत देवताले का, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी का। आंसर इज ऑप्शन ए कमलेश सेन अशोक जोशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सैलानी किसे कहते हैं? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए सेल पर निवास करने वाले, ऑप्शन बी पहाड़ घूमने वाले, ऑप्शन सी पर्यटन करने वाला, ऑप्शन डी सैर करने वाला। आंसर इज ऑप्शन सी पर्यटन करने वाला। नेक्स्ट, अब हमारे अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के MCQ समाप्त होते हैं और अब हमारे शुरू होते हैं MCQ विस्कोहर की माटी। विस्कोहर की माटी जो विश्वनाथ जी द्वारा लिखा हुआ है पाठ, अब उसके MCQ हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं विस्कोहर की माटी में क्या बताया गया था, वो हमने चैप्टर में और क्वेश्चन आंसर में एक्सप्लेन से पढ़ा। अब हम MCQs करते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत में, ऑप्शन बी निबंध में, ऑप्शन सी संस्मरण में, ऑप्शन डी आत्मकथा में। आंसर इज ऑप्शन डी आत्मकथा से। भाई जो विस्कोहर की माटी है वो विश्वनाथ जी की आत्मकथा का एक अंश है, नंगा तलाई गांव के बारे में लिखा हुआ एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भोजपत्रों पर भोज करने की किसकी परंपरा है?
ऑप्शन ए सिख परिवारों की, ऑप्शन बी हिंदू परिवारों की, ऑप्शन सी ईसाई परिवारों की, ऑप्शन डी मुस्लिम परिवारों की। आंसर इज ऑप्शन बी हिंदू परिवारों की। क्वेश्चन नंबर 3, कोया किसे कहते हैं? कोया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कमल को, ऑप्शन बी मखाने को, ऑप्शन सी जलकुंभी को, ऑप्शन डी कुमुद को। आंसर इज ऑप्शन डी कुमुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन है? भाई जो ये चैप्टर है विस्कोहर की माटी आत्मकथा है, वो नंगा तलाई का गांव की आत्मकथा है। तो इसका नायक कौन है? ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी जगन्नाथ। आंसर इज ऑप्शन बी विश्वनाथ। यहाँ विश्वनाथ जी को बचपन में गांव वाले विश्वनाथ कहकर पुकारते थे, इसलिए आत्मकथा नंगा तलाई गांव की जो आत्मकथा है विश्वनाथ जी द्वारा लिखी हुई, वो उसमें उनको विश्वनाथ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेखक के नंगा तलाई का गांव में शरद ऋतु कौन से फूल खिलते हैं? भाई शरद ऋतु में नंगा तलाई गांव में कौन से फूल खिलते हैं? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कोकाबेली, ऑप्शन सी जूही, ऑप्शन डी हरसिंगार। कौन से फूल खिलते हैं शरद ऋतु में? आंसर इज ऑप्शन डी हरसिंगार के फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्वनाथ को कौन सी बात देर में समझ में आई? भाई विश्वनाथ को कौन सी बात बहुत देर में अपनी उम्र बीत जाने के बाद समझ में आई? ऑप्शन ए बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है, बतख अंडे देने के समय बतख पानी से आकर पेड़ पर बैठ जाती है, ऑप्शन सी बतख अंडे देने के समय छुरमुट में छिप जाती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर इज ऑप्शन ए बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है? लेखक ने भाई अपने माँ की तुलना बतख से क्यों की है इसमें? ऑप्शन ए अपनी नज़रों के सामने रखने से, ऑप्शन बी उसके खाने पीने का ध्यान रखने के कारण, ऑप्शन सी उसकी देखभाल करने के कारण, ऑप्शन डी बच्चों के प्रति सतर्क रखने से। आंसर इज ऑप्शन डी बच्चों के प्रति सतर्क रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्वनाथ के लिए क्या अत्याचार हो गया था? भाई विश्वनाथ के लिए कौन सा अत्याचार हो गया था? उनके बचपन में ही उनके साथ अत्याचार हो गया। ऑप्शन ए अंडों का नष्ट हो जाना, भाई बतख के अंडों का नष्ट हो जाना, ऑप्शन बी सब्जियों का खराब हो जाना, ऑप्शन सी छोटे भाई द्वारा माँ का दुग्ध पान करना, ऑप्शन डी फूलों का अचानक कुम्हलाना। आंसर इज ऑप्शन सी भाई छोटे भाई द्वारा माँ का दुग्ध पान करना। और ये अत्याचार कैसे हो गया? भाई अभी विश्वनाथ जी छोटे ही थे कि उनकी माँ के दूध पर उनके छोटे भाई का कब्जा हो गया था। उन विश्वनाथ जी को दूध छोड़ना पड़ा था, दुग्धपान करना छोड़ना पड़ा था। वो इसे एक अत्याचार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्वनाथ किसके साथ चांद की चांदनी का रसपान करता है? ऑप्शन ए मौसी के साथ, ऑप्शन बी पालतू पशुओं के साथ, ऑप्शन सी छोटे भाई के साथ, ऑप्शन डी कैथरीन दाई के साथ। भाई किसके साथ वो चांद की चांदनी में बाहर लेटता है और उसके साथ उस चांद की चांदनी का रसपान करता है? आंसर इज ऑप्शन डी कैथरीन दाई के साथ। जब उसका छोटा भाई आ जाता है तो कैथरीन दाई ही विश्वनाथ को पालती है, पालन पोषण करती है। तो वो बाहर सुई से बनी हुई बिछोनी को बिछाकर उस पर लिटा देती है। वहाँ पर लेटा लेटा वो चांद की चांदनी ऐसे लगता है कि वो अपने पैरों से हाथों से उसे छू रहा है और उसका रसपान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
लेखक की माँ उसकी आंखें आने पर कौन सा फल लगाती थी? ऑप्शन ए काशी फल, ऑप्शन बी शरीफा, ऑप्शन सी भरभंडा, ऑप्शन डी कटहल। आंसर ऑप्शन सी भरभंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सांप का को धामन जाति का माना जाता है? किस सांप को धामन जाति का माना जाता है? भाई सांप की भी कई जातियां होती है, वामन जाति में मानने वाले सांप को कौन सा कहते हैं? ऑप्शन ए कोबरा, ऑप्शन बी धामिन, ऑप्शन सी मंजगिदवा, ऑप्शन डी डोडहा। आंसर इज ऑप्शन डी डोंडहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस सांप के काटने से व्यक्ति हिनहिनाकर मरता है? भाई घोड़े की तरह हिनहिनाना तो घोड़ा करता है ना, तो किस तरह हिनहिनाकर मरता है, तड़प तड़प कर मरता है? ऑप्शन ए घोड़ा गड़ाइच, ऑप्शन बी धामिन, ऑप्शन सी मजगिदवा, ऑप्शन डी डोडोहा। आंसर इज ऑप्शन ए घोड़ गड़ाइच। भाई इसका बहुत ही विषैला सांप होता है, जिसको भी ये काट ले वो घोड़े की तरह हिना कर ही तड़प तड़प कर ही मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस सांप के दो मुंह होते हैं? ऑप्शन ए गोहू वन, ऑप्शन बी धामिन, ऑप्शन सी भटिया, ऑप्शन डी डोडहा। आंसर इज ऑप्शन डी डोडहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेखक के अनुसार पहली वर्षा में भीगने से क्या होता है? ऑप्शन ए कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, ऑप्शन बी फफोले पड़ जाते हैं, ऑप्शन सी कई चर्म रोग हो जाते हैं, ऑप्शन डी खाज खुजली फोड़े फुंसी सब ठीक हो जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी कई चर्म रोग हो जाते हैं। भाई चर्म रोग है पहली बारिश में भीगने से ठीक हो जाते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लेखक भावुक होकर किसे देखता है? भाई जब लेखक भावुक हो जाता है तो वो किसे देखता है? आंसर ऑप्शन ए विस्कोहर की बरसात की भीगी चांदनी जैसी और शोभा से दबी हुई पहले औरत को, ऑप्शन बी सफ़ेद परिधान से सजी परिचित नारी को, ऑप्शन सी मानव रूप में छुपी चुड़ैल को, ऑप्शन डी चमत्कारी वनस्पतियों को। आंसर इज ऑप्शन ए विस्कोहर की बरसात में भीगी चांदनी जैसी और शोभा से दबी हुई पहले औरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार हमने विस्कोहर की माटी के एमसीक्यूज को कंप्लीट किया। अब हम करेंगे सूरदास की झोपड़ी की जो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है उसके एमसीक्यूज को देखेंगे कि प्रेमचंद्र जी ने सूरदास की झोपड़ी में क्या बताया है। तो इसके एमसीक्यूज के माध्यम से आपको एक बार फिर से चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। आप अच्छे से इन एमसीक्यूज को करना और समझना। क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास की झोपड़ी पाठ की सबसे बड़ी बात है? ऑप्शन ए द्वेष, ईर्ष्या एवं प्रेम का चित्रण, ऑप्शन बी दलित शोषित जनों की व्यथा, ऑप्शन सी आपसी सामाजिक संघर्ष, ऑप्शन डी आम आदमी की जिजीविषा एवं संघर्ष। आंसर इज ऑप्शन ए द्वेष, ईर्ष्या एवं प्रेम का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी की पाठ की सबसे बड़ी बात है? ऑप्शन ए द्वेष, ईर्ष्या एवं प्रेम का चित्रण, ऑप्शन बी दलित शोषित जनों की व्यथा, आपसी सामाजिक संघर्ष और आम आदमी की जिजीविषा एवं संघर्ष। आंसर इज ऑप्शन ए द्वेष, ईर्ष्या और प्रेम का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? भाई सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? ऑप्शन ए जगधर ने,
ऑप्शन बी मिठुआ ने, ऑप्शन सी सुभागी ने, ऑप्शन डी भैरव ने। आंसर इज ऑप्शन डी भैरव ने। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। वो मानता था कि भाई सूरदास ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी बीवी को बहला फुसला दिया है, वो उसकी बीवी पर निगाह रखता है, गंदी नज़र रखता है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। उसने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास की पोटली में क्या था? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए सोने के सिक्के, ऑप्शन बी गहने, ऑप्शन सी चांदी के 500 से अधिक रुपए, ऑप्शन डी कागज के नोट। आंसर इज ऑप्शन सी चांदी के 500 से अधिक रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चांदी के रुपयों से भरी पोटली कौन चुराने की ना स्वीकार करता है? चांदी के रुपयों से भरी पोटली कौन चुराने की बात स्वीकार करता है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए जगधर, ऑप्शन बी सुनामी और ऑप्शन सी भैरव, ऑप्शन डी मिटवा। आंसर इज ऑप्शन सी भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चांदी के रुपयों से सूरदास क्या करना चाहता था? भाई जो चांदी के रुपए थे उससे सूरदास क्या करना चाहता था? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए पितरों का पिंडदान करना चाहता था, ऑप्शन बी बेटे की शादी करना चाहता था, ऑप्शन सी नए घर की खरीदारी में सूरदास रुपयों को लगाना चाहता था, या ऑप्शन डी विकल्प क और ख सही है। आंसर इज ऑप्शन ग, नए घर की खरीदारी में सूरदास चांदी के रुपयों को लगाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सुभागी सूरदास के पास क्यों रहने लगती थी? भाई सुभागी सूरदास के पास क्यों रहने लगती थी? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए क्योंकि भैरव सुभागी को पीटता था, ऑप्शन बी क्योंकि भैरव सुभागी को घर नहीं घुसने देता था, ऑप्शन सी क्योंकि सुभागी सूरदास को पसंद करती थी, ऑप्शन डी विकल्प क और ख सही है। आंसर इज ऑप्शन ए क्योंकि भैरव सुभागी को पीटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सुभागी को मन ही मन कौन चाहता था? ऑप्शन ए मितुआ, ऑप्शन बी घीसू, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी जगदर। भाई सुभागी को मन ही मन कौन चाहता था? सूरदास तो सुभागी को रखने के लिए बदनाम कर दिया था घिस उसने जगदर ने, तो आंसर इज ऑप्शन डी जगदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राख के हेर को देखकर मोहल्ले के लड़के क्या करने लगे? भाई राख के हेर को देखकर मोहल्ले के लड़के क्या करने लगे? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए उठाने लगे, ऑप्शन बी प्रश्न करने लगे, ऑप्शन सी घेर लिया, ऑप्शन डी ख और ग विकल्प सही है। आंसर इज ऑप्शन ख, ग और ग विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दादा अब हम रहेंगे कहाँ किसने किससे कहा? भाई दादा हम अब रहेंगे कहाँ किसने किससे कहा? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए नायक राम ने मिदुआ से, ऑप्शन बी जगदर ने भैरव से, ऑप्शन सी मिठुआ ने सूरदास से, ऑप्शन डी भैरव ने सूरदास से। आंसर इज ऑप्शन सी मिठुआ ने सूरदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस पुस्तक का अंश है? भाई सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस पुस्तक का अंश है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी कायाकल्प, ऑप्शन डी गोदान। आंसर इज ऑप्शन बी रंगभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता?
के माध्यम से सूरदास संकेतात्मक रूप से किसे चिन्हित कर रहा है। भाई सूरदास किसे चिन्हित कर रहा है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ऑप्शन ए गांव के लोगों को, ऑप्शन बी जगदर को, ऑप्शन सी भैरों को, ऑप्शन डी मिठुआ को। आंसर इज ऑप्शन सी भैरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रूप ने कहा कि आप यहाँ अकेले हैं, जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे। ऑप्शन ए पहाड़ों पर चढ़ाई करने में अत्यधिक निपुण थे, ऑप्शन बी वहाँ स्वाभिमान का जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऑप्शन सी सब जनों और भूधरों से गहरी आत्मीयता रखते हैं, ऑप्शन डी अपनी पत्नी और मवेशियों के साथ रहते हैं। आंसर इज सब जनों और भूधरों से गहरी समीपता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन में के संदर्भ में लेखक ने कौन कौन से जीवन मूल्यों को स्थापित किया है। हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन से जीवन मूल्यों को स्थापित किया है। ऑप्शन ए गरीबी एवं आत्मीयता को, गरीबी एवं आत्मविश्वास को, ऑप्शन बी झुंझारूपम एवं आशावादी को, ऑप्शन सी दृष्टिहीनता एवं निराश्य को, ऑप्शन डी सहनशीलता एवं संवेदनशील को। आंसर इज ऑप्शन बी झुंझारूपन एवं आशावादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। वे भिखारियों के लिए धन संचय करना पाप की बात मानी जाती है। अनुमान के आधार पर बताइए कि सूरदास ने ऐसा क्यों कहा होगा। ऑप्शन ए ग्रंथों में धन संचय को पाप संचय माना जाने के कारण, ऑप्शन बी ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण, ऑप्शन सी पूंजीपति व्यवस्था के प्रति अनादर के कारण, ऑप्शन डी उसकी चेतना जागृत होने के कारण। आंसर इज ऑप्शन बी ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण। तो इस तरह हमने तीनों पाठ के अभिव्यक्ति और अंतराल के क्लास 12 की अंतराल बुक के तीनों चैप्टर के एमसीक्यूज और अपना मलबा खाओ उजाड़ू सभ्यता में के अति लघु प्रश्न उत्तरों को संपन्न किया। तो हमने देखा इसमें तीनों चैप्टरों के एमसीक्यूज के माध्यम से लेखक ने चैप्टर का एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन किया। आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कीजिए। हमने एक एक चीज़ को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने इसके अंदर लिए। आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कीजिए और इन मटेरियल को पढ़िए और समझिए। तो आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।